स्टॉक से न्यूज पे फोकस कर लिया जाए। सुमित स्क्रीन पे रेडी हैं खबरों के साथ, और थोड़े दिन के रेस्ट के बाद जतिन वापस लौट आए फिर राज ट्रेड लेकर। ब्लॉक डील। अब किसकी बारी? तो आज पिरामिड एंटरप्राइजेस में एक ब्लॉक डील हो सकती है। और ये वेरी लो मार्केटेड ब्लॉक डील थी। कोई टर्म शीट तो हुई है ना बड़ी बड़ी। हाँ, ये श्रीराम फाइनेंस इन्होंने बेचा था। श्रीराम इन्होंने बेचा था। तो ये ब्लॉक डील खुद हो रही है। हाँ, अब ब्लॉक डील की खुद हो काउंटर पार्टी थे। ओके। अब ये काउंटर पार्टी नहीं, ये खुद ही वो शेयर है अब जहाँ इनकी ब्लॉक बारी डील। आ गई। अभी इनकी बारी आ गई। तो हमारी जानकारी के हिसाब से एक बड़ा एफआईआई यहाँ 60 लाख शेयर्स तक बेच सकता है अपना हिस्सा, बहुत ही माइनर डिस्काउंट पे। शायद मार्केट प्राइस पे भी आपको इस डील की जो है ट्रांजैक्शन होती हुई नजर पड़े। हमारी जानकारी के हिसाब से एक्सिस कैपिटल पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन मैनेज कर रहे हैं और ये क्लीन आउट ट्रेड है। तो जो एफआईआई बेच रही है वो पूरी तरीके से एग्जिट कर रही है पिरामल एंटरप्राइजेस में से। और जानकारी के लिए 2 एफआईआईज हैं जिनके पास एक बड़ा हिस्सा है इस पर्टिकुलर काउंटर में पिरामल एंटरप्राइजेस में। सबसे पहले कैपिटल इंटरनेशनल, बहुत ही बड़ा फंड है, और दूसरा सीडीपीक्यू यानी कैनेडियन पेंशन फंड। तो ये आइदर ऑफ द टू मुझे लगता है कि अपना हिस्सा बेच सकते हैं। ऑब्वियसली ब्लॉक डील डेटा ये बताएगी कि कौन फाइनली सेलर है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद हैंगओवर हटता हुआ दिखाई दे सेलर का इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस में। ब्लॉक विंडो में हमारी जानकारी के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो देखते हैं ब्लॉक विंडो में होता है कि नहीं सौदा। 60 लाख शेयर का एक्सिस कैपिटल मैनेज करता हुआ दिखाई कुल पिरामल के दोनों स्टॉक्स ने एक्चुअली कुछ साइंस दिखाए हैं बॉटमिंग आउट के। वो जब से डीमर्जर हुआ दोनों स्टॉक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया था और यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है क्लियरली, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा प्राइस मूव भी रहा है। और जब वो इन्होंने श्रीराम बेचा था उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी पिरामल में, फिर 3-4 दिन का कंसोलिडेशन आज पॉसिबल है, स्पेशली अगर ब्लॉक विंडो में हो गई तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आया। इनफैक्ट शरद जी, कोई व्यू आपका पिरामल पर? देखिए, वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, लेकिन नेट एनपीएस अभी भी लगभग 2% के आसपास हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये फिगर में ग्रेजुअली थोड़ा कर्टेलमेंट नहीं आता है तब तक बहुत ज्यादा व्यू लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। कंपेयर टू मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि पिरामल फार्मा में शायद, जैसे दोनों की आप बात कर रहे थे, तो पिरामल फार्मा में ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको रहे अपसाइड की। वहां हम लोग काफी बुलिश हैं, हमें लगता है यहाँ से लगभग वो स्टॉक डबल हो सकता है। बट पिरामल एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और क्योंकि अभी भी लगभग 2% की जीएनपी है, और जैसे जैसे इनकी जो होलसेल बुक में बढ़त करने की प्लानिंग है, वो ये कितना अग्रेसिवली कर पाते आने वाले समय में, उसके हिसाब से हम एक फाइनल कॉल लेना चाहेंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस अगर होना है तो वो विंडो खुलने वाली थी, जतिन के पास पहले चला गया था मैं। 8:45 के आसपास नजर रखिएगा स्क्रीन पे, जैसे ही होगी सीएनबीसी आवाज की टिकर टीम रेडी, वो अपडेट आ जाएंगे। लेकिन रखिए पीईएल का स्टॉक अपने रडार पे। इसके अलावा अब सुमित के पास चला जाए, कुछ इंपॉर्टेंट Q1 अपडेट्स फिर से, और कल जो आए थे उसके शार्प रिएक्शंस थे स्क्रीन पे दिग्गजों के। आज कौन कौन से रडार पे? देखिए, पहले तो अभी वो मैरिको की जिसकी बात आपने शुरुआत की थी अमित जी से, उसी के साथ ही मैं शुरू करता हूँ। मैरिको के जो नंबर्स आए हैं उसमें थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर देखने को मिली है Q1 के नंबर्स में। उन्होंने सिंगल वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहने की बातचीत जताई है। उनका ये भी कहना है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो रहा बेहतर साइड पर है Q1 में, लेकिन हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। और जो कंसोलिडेटेड आय है वहाँ पर भी सिंगल डिजिट में रहने का एक अनुमान है। ग्रॉस मार्जिन हालांकि बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि जो कोपरा प्राइसेस है वो नीचे आए तो वो कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा। तो इसलिए मैरिको के अपडेट आते हुए दिखाई पड़े हैं। रिएक्शन देखते हैं कैसा शुरुआती कारोबार में देखने को मिलेगा। दूसरा अपडेट एफएमसीजी स्पेस से अदानी विल्मर का आया है। करीब 25% की एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने वॉल्यूम साइड पर दी है YoY बेसिस पर। अच्छी कंज्यूमर डिमांड को उन्होंने मेंशन किया है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं और फूड्स हैं, वहाँ पर ओवरऑल सेल्स के कंपैरिजन में बेटर साइड पर नंबर देखने को मिला है। हालांकि वॉल्यूम अच्छे हैं, लेकिन YoY बेसिस पर जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से सेल्स वैल्यू पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। फूड और एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर करीब 30% प्लस की ग्रोथ YoY बेसिस पर देखने को मिली है। अदानी विल्मर की तरफ से अपडेट आया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक Q1 के कुल डिपॉजिट्स में करीब 25,538 करोड़ से बढ़कर 26,655 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर YoY बेसिस पर। Q1Q बेसिस पे कासा जो है 6,744 करोड़ से घटकर 6,500 करोड़ रुपए की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ा है। और कासा रेशियो भी 26.4% से घट के 24.6% के आसपास है। तो वीक साइड पे अपडेट Q1Q बेसिस पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिला है। रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। मैरिको की चर्चा करने की जरूरत है नहीं, टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है ये अमित सेठ साहब ने हाईलाइट कर दिया। अदानी विल्मर हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। उज्जीवन वो स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ऑलरेडी अच्छे मूव्स दिखा चुका है।
तो देखते हैं कितना दमखम और बचा, लेकिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड। सचिन कैसा लग रहा है? आशीष जी, क्लियरली जिस तरीके से अभी भी मोमेंटम है, लगभग ये 3940 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन था, वो पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन अच्छी तरह पार हुआ है। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे मुझे अभी भी लग रहा है कि 45 46 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लॉसेस आपको टाइट रखने पड़ेंगे। आई थिंक 3750 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस था, तो वहीं पे जाकर कहीं पर स्टॉप लॉसेस प्लेस होने चाहिए। एंड कहीं पर भी इतने बड़ी अपमूव के बाद डिस्टॉर्शन या एक नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ी देर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 44 46 के लेवल्स के लिए अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 3750 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये हो गए क्वार्टरली अपडेट्स वाली कंपनीज पर चर्चा। हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे आज वो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स की, और वो भी जो खास तौर पे कंपीट करने जा रहे हैं 250 प्लस सीसी कैटेगरी में। हालांकि 250 प्लस नहीं, इफेक्टिवली 350 प्लस सीसी कैटेगरी हो चुकी है, जिसमें सारे के सारे प्लेयर्स कंपीट कर रहे हैं। कल जो ट्रायम्फ के प्राइस आए दिख तो काफी अट्रैक्टिव रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट जो गाड़ी अनवेल करी गई थी लंदन में, उसको देख के सब मान रहे थे कि KTM 390 और रॉयल एनफील्ड के बीच की प्राइसिंग। हाँ। उस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग। ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं? कल स्टॉक बहुत चल गया, लेकिन हाँ चल गया। और एक्चुअली आशीष, रिव्यूज जो हैं ब्रोकरेजेस के मिक्स्ड हैं बजाज ऑटो पे। तो अगर हम बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो ये ओवरवेट है, टारगेट है 5060। गोल्डमैन सैक्स का 4500 रुपए का टारगेट है, CLSA का 4600 रुपए का टारगेट है। जेफरीज ने टारगेट बढ़ा दिया है 400 रुपए से। जेफरीज का टारगेट है 5500 रुपए, जो पहले था 5100 रुपए, और सिटी का 4000 रुपए का टारगेट है। तो मिक्स्ड ब्रोकरेज रिव्यूज हैं। टारगेट भी करीब करीब मार्केट प्राइस के आसपास ही आते हुए नजर पड़ रहे हैं, इक्का दुक्का ब्रोकरेज छोड़ के। देखिए प्रॉब्लम क्या है, CLSA को लगता है कि ट्रायम्फ की जो लॉन्च है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है यहां से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगभग इनको लगता है कि FY24 से FY25 से ये 60,000 और 1,20,000 यूनिट्स बेच सकेंगे। अगर डिमांड आई तो मीट कर पाएंगे। और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में, उसको लेके कॉशियस हैं। देखिए बजाज के पास एक प्रोडक्ट है, हीरो मोटोकॉर्प के पास प्रोडक्ट है, और आयशर मोटर भी चुप नहीं बैठने वाला। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी उससे बहुत कुछ नीडल चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट काफी सारे ब्रोकरेजेस ये भी बोल रहे थे कि मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है अगर ज्यादा वॉल्यूम ट्रायम्फ से आने लगे। तो ऑब्वियसली बुकिंग और मार्जिन पिक्चर हम लोग जो है देखेंगे, क्योंकि स्केल का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट मार्केट में दिक्कतें हैं बजाज ऑटो की, वो अभी भी बनी हुई हैं। तो ऑब्वियसली आप एक्साइटेड रहेंगे ट्रायम्फ को लेके, लेकिन जो कंपनी की कोर प्रॉब्लम है वो अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण 2-4 ब्रोकरेजेस कॉशियस है बजाज ऑटो को लेके। तो भाई मिला जुला अपडेट आता हुआ उस मच अवेटेड बजाज ट्रायम्फ बाइक की प्राइसिंग अपडेट्स के बाद। अमित जी, लेकिन चार्ट्स पे बजाज ऑटो कल गजब की तेजी। कल वो प्राइसिंग आने के बाद आते आते 5.6% बजाज ऑटो ऊपर था। जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन चार्ट्स के समीकरण क्या कह रहे हैं? जी काफी बेहतरीन स्टॉक है। इनफैक्ट कल बजाज ऑटो में 2 बजे मेरा बाय कॉल भी था अराउंड 4670 के लेवल में। अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है इसमें आशीष जी, प्राइस वॉल्यूम के साथ। कोई डिप में मिले तो बाय ऑन डिप में, क्योंकि कल ऑलरेडी 5-6% का मूव आ गया था। अगर हमें ड्यूरिंग द डे कोई 40-50 रुपए के 1-1.5% का अगर बाई चांस डिप आता है, तो देन रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल। इसके नियर टर्म टारगेट्स मेरे को लग रहे हैं, पोजिशनल टारगेट्स लगते हैं कि 5000 ये स्टॉक क्रॉस करेगा। स्टॉप लॉस इसमें हम लगभग 4780 का मेंटेन करेंगे। बजाज ऑटो भाई देखते हैं आज इसको क्या। आज फिर हीरो मोटोकॉर्प, फिर आयशर मोटर्स वैसे ही सबके रडार पे रहने वाला है। मारुति सुजुकी एक बार स्क्रीन पे लेकर आई है। गगल सुमित ने बहुत ब्यूटीफुल लिंक करा, सीनवी सिवाज ने बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी थी। 10,000 के जादुई आंकड़े को ब्रीच करा पहली बार इतिहास में। पिछली बार पहुंचते पहुंचते रह गया था 5 डिजिट पे, और कल वो 5 डिजिट के पार जाता हुआ नजर आया। कल की जो लॉन्च हुई उसके बाद मारुति सुजुकी पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग, टारगेट है 11,164 रुपए का। भाई उनका कहना है कि प्रीमियम पे अब मारुति लगातार टारगेट करी। ये लॉन्च 20 लाख प्लस की कैटेगरी है, 24 से 28-29 लाख की गाड़ी है। 6000 बुकिंग्स ऑलरेडी इन्विक्टो की मारुति सुजुकी के पास आ चुकी हैं। बुकिंग्स की अहमियत समझिए कि कई बार कैंसिलेशंस भी होते हैं, खैर अपनी जगह।
पर उनका कहना है कि मिक्स और मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट जो मारुति डिलीवर कर रही है उसके चलते ये लोग ओवरवेट हैं इस स्टॉक पे। सतपुते साहब, मारुति सुजुकी कल इसने भी अच्छा मूव दिखाया, ये जायंट हिला क्या अच्छा चला, 10,000 के पार गया था। आपके टारगेट्स क्या हैं, इस चार्ट्स की समीकरण क्या समझ रहे हो आप? आशीष जी देखिए, चार्टिकली ऑप्शंस का डेटा, डेरिवेटिव्स का डेटा, आप कुछ भी कहे, यहाँ पे सब बाय इट्स स्क्रीमिंग बाय इन मारुति। जनरली होता क्या है कि जब जब ब्रेकआउट्स मिलते हैं, नए हाइट्स लगते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉलो थ्रू आना ही है। 10,000 के पार चला गया कल, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 10,250, 10,300 ये इसका स्विंग का टारगेट है। लेकिन आशीष जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो टारगेट दिया है करीबन 11,000 प्लस का पोजिशनली, आई थिंक ये अचीव होगा। प्रोबेबली इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन री एंट्री करनी है तो फिर हम पोजिशनली तो हम वेट करेंगे। वैसे हमने कल इस पे बाय कॉल दी हुई है। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी था करीबन 9,950 के आसपास, या 9,900 था मेरे हिसाब से। और ये बाय साइड का जो ट्रेड है, इसे आप रन करें, प्रोबेबली मॉर्निंग में थोड़ा डिप आएगा, वो डिप इस्तेमाल करें बाइंग के लिए। मुझे लगता है ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 10,250 से 10,300। भाई साहब, मारुति सुजुकी कल भी चर्चा हुई थी, कल सचिन का मेरे ख्याल से सिकंदर स्टॉक भी मारुति सुजुकी बना हुआ था, रेडा पे कल से है, और आज भी अब फ्रेश एंट्री करनी है तो कोई भी कंसोलिडेशन वीकनेस में शायद मन तेजी का ही सुपर बुलिश, ऐसा सतपुते साहब मेंशन करते हुए। अच्छा, मैं सुमित के पास जाऊं, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज पे, उसमें एक अपडेट आ रहा है। एरिस लाइफ साइंसेज का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। एनएससी पर इस समय 27 लाख शेयरों का एक सौदा होता हुआ, कुल वैल्यू है 188 करोड़ रुपए की। कल जाते जाते अच्छी तेजी थी, आज देखते हैं प्री ओपन में कहां जाता है, उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे। लेकिन सुमित, आज के बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। तो पहले तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील, जो एक बड़ा बदलाव, अनुमानित जो बदलाव है, HDFC लिमिटेड गया सेंसेक्स से बाहर, तो अब उसकी जगह पे जेएसडब्ल्यू स्टील आ गया है। तो पहले L&T इन्फोटेक माइंट्री जो कि निफ्टी का हिस्सा बना, और अब जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि 13 जुलाई से सेंसेक्स का हिस्सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव कल शाम को आया, एक्सचेंज की तरफ से नोटिफिकेशन था। अब ऑर्डर्स पे आते हैं। पहले टाटा पावर, जहां पर कंपनी को 1744 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो आप टाटा पावर पर नजर रखेंगे। KEC इंटरनेशनल को अलग अलग बिजनेस में सब सेगमेंट्स के हिसाब से 1042 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखाई पड़े हैं। NHAI से RPP इंफ्रा को 290 करोड़ मोरलेस के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं। तो आप RPP इंफ्रा पे भी नजर रखेंगे। तो 3 ऑर्डर्स जो कि एक साथ आप काउंट कर सकते हैं। फोर्स मोटर्स के नंबर्स लास्ट आवर में, मतलब ये जो सेल्स के नंबर है वो अब आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो फोर्स मोटर्स में कुल उत्पादन करीब 2394 यूनिट, ये प्रोडक्शन का नंबर है। और उसके अलावा बिक्री 2431 यूनिट, एक्सपोर्ट 440 यूनिट के आसपास है। फोर्स मोटर वैसे भी सरप्राइज करके गया था लास्ट नंबर्स के बाद से, अपने क्वार्टरली नंबर्स के बाद से, उसके बाद एक बढ़िया रिएक्शन इसमें आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा एशियन पेंट्स ने व्हाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक UAE की यूनिट को सेटअप किया है। तो ये एक और अपडेट एशियन पेंट्स की तरफ से आ रहा है। 2 और इंपॉर्टेंट अपडेट में, एक बॉम्बे डाइंग, कल इसमें एक बज़ भी था कि ये अपनी एक बड़ी लैंड पार्सल को डेवलप करने जा रहे हैं। और आज बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से खबर भी आ रही है कि वर्ली में ये करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक ज़मीन जो है उसको डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। कल ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग में रिएक्शन था, तो आज भी शायद फर्स्ट हाफ में देखने को मिले, उस हिसाब से भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि RBI ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से जो जुड़े हुए नियम हैं उनके अंदर कुछ बदलाव का एक प्रस्ताव रखा है। तो ये तमाम वो कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड है, इसमें SBI कार्ड, HDFC बैंक, इस तरह के जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और किसी एक खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किए जाएंगे, इस तरह का प्रस्ताव है। और साथ ही साथ सभी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने के लिए छूट भी यहाँ पे दी जा सकती है। तो ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप SBI कार्ड जैसी कंपनियों के ऊपर, स्पेशली इसके ऊपर फोकस करेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स के रडार पे।